अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि ये ओवरव्यू है असल में ना, तो ओवरव्यू को मैं थोड़ा सा ज़रा स्पीड अप करने की कोशिश करूँगा। आरडीएस हमारे पास है। आरडीएस सिंपल क्या काम करता है, रिलेशनल डेटाबेस सर्वर है, सर्विस है। मैंने आपको कल भी बताया था। इसमें 6 किस्म के डेटाबेस आपके पास आते हैं। आपके पास अरोड़ा आता है, माई सीक्वल आता है, मारिया डीबी आता है, पोस्टग्रे सीक्वल आता है, तमाम चीज़ें आती हैं। डायनेमो डीबी की अगर आप बात करेंगे तो डायनेमो डीबी नो सीक्वल में आता है। मतलब जो हम सीक्वल यहाँ कर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये कि हाँ लाइक हाँ, माई सिक्वल या ऑरेकल हो गया तो उसकी लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है? माई सीक्वल तो कम्युनिटी बेस है ना जफर भाई। नहीं नहीं, मैं बात हूँ एमएस सिक्वल। यस, एमएस सीक्वल और ऑरिकल का लाइसेंस इसके अंदर होता है। होता गालिबन है यानी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसके अंदर एक और भी होता है जिसको हम BYOL कहते हैं, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस। बट हम्म। मैंने अभी तक अपने किसी कस्टमर को BYOL नहीं किया। मैंने जिस भी कस्टमर को दिया है वो यहीं से डायरेक्टली दिया है, क्योंकि वो मुश्किल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आरडीएस में है। यस, आरडीएस में नहीं होगा, क्योंकि आरडीएस फुली मैनेज सर्विस है। तो एक इसकी सर्विस। प्राइसिंग के अंदर वो लाइसेंस शामिल होता है? यस, लेकिन महंगा पड़ता है, अच्छा खासा महंगा हम्म। पड़ता है वो। पढ़ना मिसाल चाहिए। के तौर पे एमएस सीक्वल, इसकी एक जुगाड़ भी आप लोग को अभी बता देता हूँ मैं। एमएस सीक्वल आप में से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब आपका कस्टमर है वो माई सीक्वल और पोस्टग्रे नहीं यूज़ कर रहा फॉर एनी रीज़न, मारिया डीबी नहीं यूज़ कर रहा, ये सारे कम्युनिटी एडिशन, इसको कोई पैसे ही नहीं होते। एमएस सीक्वल यूज़ कर रहा है या ओरिकल यूज़ कर रहा है, ओरिकल में एसई या डबल ई यूज़ कर रहा है। एसई डबल ई का फ़र्क पता है? एसई का मतलब है स्टैंडर्ड एडिशन, डबल ई का मतलब है एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। तो अगर वो स्टैंडर्ड एडिशन या एंटरप्राइज या माई एमएस सीक्वल को यूज़ कर रहा है तो उसको अपनी लाइसेंस की कॉस्ट देनी होगी। मान लें एक मशीन आपकी 8 GB वाली बनती है डेटाबेस की, उस डेटाबेस की 8 GB वाली मशीन अगर आप EC2 पे बनाते हैं तो वो मशीन बनेगी गालिबन 8 GB की कोई $100 से आसपास ही, $100 से ज़्यादा की नहीं बनेगी। वही चीज़ आप यहाँ बनाएंगे 8 GB की, 1200 से $1500 की बनेगी। लाइसेंस महंगा है। एमएस सीक्वल का लाइसेंस हमेशा कोर बेस होता है, याद रखिएगा। डेटाबेस का हमेशा लाइसेंस कोर बेस होगा। कितनी कोर ले रहे हैं पर कोर के हिसाब से लाइसेंस होगा। तो अगर 8 GB की मशीन है तो उसमें यकीनन मिनिमम 2 कोर तो लगे होंगे, तो 2 कोर का लाइसेंस होगा। तो 1500 तो खैर नहीं जाएगा, क्योंकि $150 गालिबन शायद एक कोर का है, तो शायद $500-600 चला जाए वो। फिर मल्टी एजी करेंगे तो डबल पैसे, क्यों? वो एक डेटाबेस को 2 अलग अलग डाटा सेंटर में आपके लिए चलाएगा। आपने उसको मल्टी एजी बोला हुआ है, तो ये है गेम। उसके मुकाबले में हमारे कुछ कस्टमर ऐसे भी करते हैं कि अपनी EC2 मशीन के ऊपर वो क्या करते हैं कि EC2 मशीन के ऊपर वो एमएस सीक्वल चला देते हैं और 180 दिन का फ्री ट्रायल जो माइक्रोसॉफ्ट देता है उसको अवेल कर लेते हैं। 6 महीने के बाद वो सर्वर से डाटा उठाते हैं, नए सर्वर पर डंप करते हैं और वहाँ नया सीक्वल खड़ा करके चला देते हैं। मेरा एक कस्टमर इस तरह से करता था बैक 2019-20 में। उसने एक साल में $3 लाख बचाए हैं तकरीबन, लीगली। कोई अनएथिकल काम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री दे रहा है 180 दिन का, आपने 180 दिन फ्री यूज़ किया, उसके बाद 10 मिनट एक दिन का डाउन टाइम आया, आपने नया सर्वर बनाया, सेम आईपी लगाई, डाटा को डंप किया, एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, चला दिया दोबारा। तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर फ्री ट्रायल मिल रहा है देन यू शुड यूज इट। लेकिन आरडीएस के अंदर फायदा ये है कि आरडीएस को मैनेज करना आसान रहता है। अच्छा, डायनेमो डीबी क्या? क्या क्या फ्री ट्रायल में सपोर्ट मिलती है, सेकंड सपोर्ट? फ्री ट्रायल में सपोर्ट का मुझे आइडिया नहीं, मैंने सपोर्ट कभी ली नहीं असल में। क्योंकि प्रोडक्शन के बाद सपोर्ट नहीं होगी तो आई डोंट थिंक कोई सीरियस नहीं 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 एप्लीकेशन नहीं चलता है। नहीं नहीं, देखें, मैंने आज तक, मैं तकरीबन 10 साल से सीक्वल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आज तक माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट कभी नहीं ली। क्योंकि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उसको खुद इतनी स्किल सेट है कि वो मैनेज कर लेगा। मैंने कभी विंडोज़ पे आज तक कभी सपोर्ट नहीं ली। नहीं, ये चीज़ नहीं नहीं है, नहीं, जैसे मैं बाहर कंप्लायंस की का बात इशू कर है। रहा हूँ। उसमें ये होता है कि जैसे सपोर्ट बंद होती है ना तो वो आपके पास विंडोज की आ जाते हैं। देखिए, 180 दिन का फ्री ट्रायल है तो उसमें सपोर्ट भी होगी यकीनन, ठीक है। और सपोर्ट के लिए याद रखिएगा, सपोर्ट के लिए लाइसेंस नहीं मांगा जाता, सपोर्ट का SLA अलग होता है। सपोर्ट का लाइसेंस से अमूमन कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने 1-2 दफ़ा कस्टमर की सपोर्ट खुलवाई है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक सपोर्ट पे आने के लिए $250 हमसे चार्ज करता था। $250 हमने दिया, आया, उसने सब मसला हल किया, चला गया। तो इस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं चीज़ों को। Amazon DynamoDB fast और flexible NoSQL database service है for all applications that need consistent single digit millisecond latency at any scale. It is fully managed cloud database and support both document and key based value store. अब ज़ाहिर है इसमें SQL क्यूरी तो होगी नहीं, हम NoSQL की बात कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट बेस या इस तरह के डेटाबेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल, आइटम्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह इसमें बन जाते हैं।
इलास्टिक कैशे की मैं बात करूंगा तो इलास्टिक कैशे कल भी हमने बात की थी, इसमें दो तरह की कैशे होती हैं, मेम कैश और रेडिस कैश। आप मेम और रेडिस कैश को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं आरडीएस के साथ भी और अपनी EC2 के साथ भी। अमूमन ये EC2 के साथ इस्तेमाल होता है, आरडीएस के साथ अमूमन क्यों नहीं होता? क्योंकि आरडीएस के साथ हमारे पास रीड रेप्लिका लगे हुए होते हैं। रीड रेप्लिका समझते हैं? रीड रेप्लिका का मतलब है कि उसके पैरेलल कुछ ऐसे सर्वर लगे हुए हैं कि जब लोगों की क्यूरी आती है ना, तो वो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इसको और आसान ज़बान में समझाऊँ, एक दुकान की एग्जांपल ले लें जहाँ मालिक बैठा हुआ है, वो असल डेटाबेस का सर्वर है और उसके साथ जो उसके एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो उसके रीड ओनली सर्वर्स हैं या रीड रेप्लिका है। अब कोई ग्राहक आता है ना, तो जो बंदे उसके हैं ना, वो आगे आते हैं, उसको वेलकम करते हैं, उसकी जो भी असिस्टेंस होती है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको मालिक तक नहीं जाने देते। तो मालिक फ्री हो गया उस काम के लिए। अब मालिक ने दुकान की एक्सपेंशन करनी है, कोई नया माल डलवाना है, कुछ करना है, वो उस पर फोकस कर रहा है। अगर वो ग्राहक को ही देखता रहेगा तो बिजी रहेगा, तो उसका काम स्लो हो जाएगा। यही काम डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर जब आपके पास मास्टर जो सर्वर है मेन, उसको अगर आप बिजी करना छोड़ दोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके लिए आता है रीड रेप्लिका। रीड रेप्लिका इसके साथ लगा हुआ होता है आरडीएस के अंदर, ठीक है। वो अलग अलग छोटे छोटे सर्वर होते हैं जो कैशे रखते हैं डेटाबेस की। कस्टमर आता है, उसको क्यूरी करनी है, चले दे देता है उसको। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है डेटाबेस की क्यूरी करने की, जिसको आईऑप्स कहते हैं, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो ये EC2 में हम नॉर्मली यूज करते हैं इलास्टिक कैशे। माइग्रेशन एंड ट्रांसफर, आपने डेटाबेस माइग्रेट करना है, सर्वर माइग्रेशन करनी है, इस तरह के सारे काम यहीं पे होते हैं। AWS माइग्रेशन हब ये एक सेंट्रलाइज माइग्रेशन हब है जिसके अंदर सारे काम होते हैं। एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस के अंदर एप्लीकेशन जो माइग्रेट होती है। डिस्कवरी सर्विस है। ट्रांसफ़र फैमिली की अगर मैं बात करूं तो कोई डाटा को ट्रांसफ़र करना है। स्नो फैमिली का मतलब है कि आपके पास स्नो बॉल वगैरह होती है, हैवी ड्यूटी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उसको स्नो फैमिली कहा जाता है। फिर डाटा सिंक है, ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पर कोई डाटा सिंक करना है। और आखिर में मेन फ्रेम मॉडर्नाइजेशन, पुराने कंप्यूटर से पुराने सिस्टम्स को अगर लेकर आना है तो उसके लिए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी सर्विस यूज़ की हुई है एक्सेप्ट लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट वाली हमारी ज़रूरत में नहीं आती। माइग्रेशन हब क्या करता है? प्रोवाइड करता है सिंगल लोकेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन माइग्रेशन अक्रॉस मल्टीपल AWS एंड पार्टनर सोल्यूशन। ये सेंट्रलाइज डैशबोर्ड पे दिखाता है यहाँ से माइग्रेशन हो गई, यहाँ रुकी हुई है, यहाँ फंसी हुई है, यहाँ से आ रही है, ये हो सकती है, नहीं हो सकती, पूरा एक डैशबोर्ड देता है। एप्लीकेशन डिस्कवरी में ये डिस्कवर करता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो AWS पर चलने के काबिल है भी या बहुत पुराने ज़माने की चल रही है। ऐसा तो नहीं 2003 पे या 2008 पे आप चला रहे हो, तो वहाँ के लिए एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विस आती है। डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस की अगर मैं बात करूंगा तो डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस में आपके पास क्या आती है? अगर आपको डेटाबेस को माइग्रेट करना है तो डेटाबेस की माइग्रेशन सर्विस आपके पास आएगी यहाँ पे। सर्वर माइग्रेशन की बात करूंगा, सर्वर माइग्रेशन सर्विस इज एन एजेंटलेस सर्विस विच मेक इट ईजियर एंड फास्टर फॉर यू टू माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ ऑन प्रेमिसेस वर्कलोड टू AWS। ये है आपके मतलब की सर्विस जिसको आप ढूंढ रहे थे इतने अरसे से। इसका एजेंट डलेगा, ये सर्वर को उठा के क्लाउड पे ले आएगा। SMS कहते हैं इसको। अब गालिबन ये सर्विस शायद खत्म हो गई, इसकी जगह पे कोई और आ गई सर्विस शायद। AWS ट्रांसफर फॉर SFTP। SFTP है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SFTP ट्रांसफर के लिए अब ये सर्विस यूज़ होती है जिसके ज़रिए आप किसी भी एप्लीकेशन को एज SFTP यूज़ करते हैं और डाटा को माइग्रेट करते हैं AWS से या AWS पर टू एंड फ्रॉम। स्नोबॉल एक फिजिकल हार्डवेयर है, जिस तरह आपकी नैस डिवाइसेस होती हैं ऑफिस में रखी है, इस तरह की स्नोबॉल होती है जो टेराबाइट्स ऑफ डाटा को अगर मूव करने के लिए इस्तेमाल करना हो तो। इसका स्नोबॉल का एक वो भी आया था एक ज़माने में, ट्रक भी आया था, 32 व्हीलर ट्रक। किसी का बहुत बड़ा डाटा पीकाबाइट और हेक्साबाइट का डाटा ट्रांसफर करना, उसके लिए ट्रॉलर जाता था उसके पास। वो ट्रॉलर उसके साथ डाटा सेंटर में कनेक्ट होता था, सारा डाटा आ जाता है और ट्रॉलर आके AWS में आ जाता था और आके तमाम डाटा को डाल देता था। क्या चीज़? RN माउंटेन। हाँ मैं समझ गया हूँ। VPC, CloudFront, Route 53, API Gateway, Direct Connect, AWS App Mesh, Cloud Map, Global Accelerator, Route 53 एप्लीकेशंस और प्राइवेट 5Gs। ये AWS की कंटेंट डिलीवरी, आप CDN सर्विस जो यूज़ करते हैं उसके लिए ये सर्विसेज यूज़ होती है नॉर्मली। इसमें नेटवर्क भी शामिल है, सिर्फ कंटेंट डिलीवरी नहीं है, लेकिन कंटेंट डिलीवरी याद रखिएगा नेटवर्क का पार्ट है आपका।
वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की बात करेंगे, सो अमेजॉन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड लेट यू प्रोविजन अ लॉजिकली आइसोलेटेड सेक्शन फॉर AWS क्लाउड वेयर यू कैन लॉन्च AWS रिसोर्सेज इन अ वर्चुअल नेटवर्क दैट यू डिफाइन। ये वीपीसी के बारे में बात हो रही है। सिंपल वीपीसी क्या काम करता है, क्यों बनाते हैं। क्लाउड फ्रंट हमने कल पढ़ लिया था, कैशे के लिए इस्तेमाल होता है, बट हम लोग इसी यहाँ क्लाउड फेयर यूज़ करते हैं। राउट 53 AWS की ऐसी सर्विस है जहाँ आप डोमेन खरीदते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, अपने जोन्स बनाते हैं, तमाम चीज़ें। AWS API गेटवे का मतलब है इज़ अ फुली मैनेज सर्विस दैट मेक इट ईजी फॉर डेवलपर्स टू क्रिएट, पब्लिश, मेंटेन, मॉनिटर एंड सिक्योर APIs एट एनी स्केल। किसी भी स्केल पर ये हो सकता है। AWS डायरेक्ट कनेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्ट मेक इट इजी टू स्टैब्लिश एंड डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन। ये फिजिकल फाइबर है। AWS के डाटा सेंटर से आप तक ये फिजिकल फाइबर आएगी और फिजिकल फाइबर को आप यूज करेंगे। ग्लोबल एक्सीलरेटर, ग्लोबल एक्सीलरेटर का काम ये होता है कि दुनिया भर के अंदर जो इसकी ट्रैफिक्स और चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसको ये क्या करता है, उसको ये लेकर आता है अपने पास और आपको एक्सेलरेट करके देता है ताकि आपको लेटेंसी ज़्यादा ना देनी पड़े। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है। डेवलपर्स टूल है, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा चीज़ों को। कोड स्टार वगैरह अब ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये चीज़ें अब ऑलमोस्ट एंड हो गई हैं। अच्छा, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। Cloud9, Cloud9 एक ऐसी सर्विस है जो कि बेसिकली आईडी प्रोवाइड करती है। आप लोग का आईडी का आइडिया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ यूजर कोड लिखता है अपना, विजुअल स्टूडियो कोड जैसे होता है। किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का या फिर नहीं, जेनरिक? जर्नल है, जर्नल है, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर। डिफरेंट यानी हमें अपने पास कोई नोट डेवलपर जेएस, पाइथन, कैरेक्ट कैरेक्ट कैरेक्ट, जो काम विजुअल स्टूडियो कोड पे आप कर रहे हैं वो सारा काम यहाँ कर सकते हैं आप। अच्छा, ये डीबग भी करता है कोड को। इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस फीचर्स हैं क्लाउड के जो आपको डीबग भी करके देगा। एक्सटेंशंस डले हुए बेसिकली, जो हमारे गिटहब में भी, विजुअल स्टूडियो में भी एक्सटेंशंस होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल का क्लाउड लैब है शायद, क्लाउड शेल, लैब। क्लाउड शेल हम लोग गूगल क्लाउड पे यूज़ करते हैं क्लाउड शेल के नाम से। वो विजुअल एडिटर भी है। बाकी आईडी की और भी टूल्स हैं जो मेरे इल्म में शायद नहीं है, बट वो जमिनाई के साथ और वर्टेक्स के साथ काम करते हैं। अच्छा जी, क्लाउड शेल क्या है? क्लाउड शेल सिंपल एक शेल बेस्ड इन्वायरमेंट है जिसके पीछे एक लिनक्स की छोटी मशीन चल रही होती है। आपने कोई स्क्रिप्ट चलानी है, किसी सर्वर को मैनेज करना है, किसी सर्वर के अंदर घुसना है, आपने कोई रिमोट नहीं लेना, आपने क्लाउड शेल पे जाना है। मिसाल के तौर पे किसी लिनक्स के सर्वर में एंटर होना है, आपने लिखना है SSH-i, यूज़र नेम डाला, @IP डाली, यूज़र नेम डाला, एंटर हो गया। फिर वहीं से सारा काम कर रहे हैं हम। एक्सरे क्या करता है? डेवलपर्स को हेल्प करता है, एनालाइज करता है, डीबग करने में। जैसे कि नाम से जाहिर है, आपकी कोड को एक्सरे कर रहा है ये और देख रहा है कि किस तरह से मतलब लेके चला जाता है, ठीक है। फॉल्ट इंजेक्शन सिमुलेटर, ये क्या करता है? ये फुली मैनेज सर्विस फॉर रनिंग फॉल्ट इंजेक्शन एक्सपेरिमेंट ऑन AWS दैट मेक इट ईजियर टू इम्प्रूव एन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। ये डेवलपमेंट का पार्ट है, मैंने यूज़ नहीं की हुई है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, ये पता होना चाहिए आपको कि गवर्नेंस और मैनेजमेंट में कौन कौन से टूल्स आते हैं। AWS ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ज़रिए हम मल्टीपल अकाउंट्स को एक जगह से मैनेज करते हैं। हमें 4 अकाउंट्स की बिलिंग देनी है, तो ये मास्टर अकाउंट एक होगा, उसके साथ 4 बिलिंग अकाउंट, 4 AWS के अकाउंट अटैच होंगे। बिल कौन देगा? मास्टर। क्लाउड वॉच कल हम पढ़ चुके हैं कि ये मॉनिटरिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है फॉर क्लाउड रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन जो कि आपकी AWS पर चल रही हैं। ऑटो स्केलिंग या हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग की बात हो रही है, वर्टिकल की बात नहीं हो रही। आपके सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा है, अब आपको नया सर्वर बनाना है फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, यू कैन डू दिस यूजिंग ऑटो स्केलिंग। क्लाउड फॉर्मेशन की बात करेंगे। क्लाउड फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, IAC, जिसकी मदद से आप JSON या YML पे कोड लिख के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रन कर सकते हैं। आप मशीन चला सकते हैं, आप एप्लीकेशन चला सकते हैं, आप VPC नेटवर्क डेटाबेसेस वगैरह बना सकते हैं, S3 बकेट बना सकते हैं। सारा काम क्लाउड फॉर्मेशन से हो जाएगा। क्लाउड ट्रेल ऑडिट लॉग्स के लिए इस्तेमाल होता है, किसने क्या काम किया, कब किया, कितना किया, वो सब आ जाता है इसके अंदर। कॉन्फ़िग की बात करेंगे। कॉन्फ़िग क्या करता है कि आप क्या कंपनी के अंदर
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कंप्लायंस की उसको इन्फोर्स करवाता है। जीडीपीआर है, हीपा है, या कोई और कंप्लाइंट है। ऑप्स वर्क क्या करता है? ऑप्स वर्क बेसिकली शेफ और पपेट जो डेवऑप्स के टूल्स हैं उसकी ऑटोमेशन टूल्स के लिए इस्तेमाल होता है ऑप्स वर्क। सर्विस कैटलॉग आपको अलाउ करता है कि जो आईटी की डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आप दे रहे हैं या ऑनलाइन मिल रही हैं उसको अप्रूव कराता है एडब्ल्यूएस से, ताकि वो एडब्ल्यूएस पे दी जा सके। सिस्टम मैनेजर एक ऐसी सर्विस है जिसका मेन काम ये है कि आपके सिस्टम पे लॉगिन हुए बगैर आपकी विंडोज़ अपडेट चला दी जाए, कमांड चला दी जाए, कोई डाटा कोई कमांड पुश कर दी जाए। ये सारा काम सिस्टम मैनेजर से होता है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है सेशन मैनेजर, वो सेशंस बनाता है सिस्टम्स के थ्रू। ट्रस्टेड एडवाइजर हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी कि ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या कहाँ कहाँ मसला है। कंट्रोल टावर क्या करता है? कंट्रोल टावर बेसिकली एक सिक्योर मल्टी अकाउंट एडब्ल्यूएस एनवायरनमेंट्स को बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू इंप्लीमेंट करवाता है। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा ना, वो दो चीज़ आपसे ज़रूर मांगेगा, कंट्रोल टावर और लैंडिंग जोन। लैंडिंग जोन क्या होता है? जहाँ पे आपके एडब्ल्यूएस के अकाउंट्स और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सेटअप होती हैं, जहाँ से मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आती है। लाइसेंस मैनेजर क्या करता है? आपको जो जो लाइसेंसेस खरीदने हैं उसको यहाँ से मैनेज करता है। विंडोज़ का लाइसेंस, लिनक्स का लाइसेंस, डेटाबेस का लाइसेंस, सैफाना का लाइसेंस, यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं बड़े आराम से। कितनी वैलिडिटी रह गई है, कब एक्सपायर हो रहा है, कौन सा वर्जन है, सब आ जाएगा। वेल आर्किटेक्चर टूल या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड ये आपको बताता है कौन सा रीजन किस किस टाइम पे डाउन हुआ था। ओहायो कब डाउन है, नॉर्थ वर्जीनिया कब डाउन है, कोई मशीन उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है नहीं हो रही, सारी चीज़ें बताता है। कंप्यूटर ऑप्टिमाइजर एक ऐसी सर्विस है जो आपके सर्वर के EC2 वाले सेक्शन में, यानी कि क्लाउड वाले सेक्शन में इंप्लीमेंट होती है, और ये कुछ अरसे एनालाइज करने के बाद बताता है कि आपकी मशीन का साइज बड़ा है या छोटा है। जो भी है वो आपको बता देता है। ये हम लोग कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं। जी जफर भाई बोले। ये सर्वर्स डाउन क्यों होते हैं क्लाउड वाले? क्लाउड वाले सर्वर अमूमन तो डाउन नहीं होते जब तक कि अटैक ना हो, या जब तक कि उसके फिजिकल हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो क्लाउड के सर्वर्स हैं वो 99.9% अप टाइम बोलता है। अब 99.9 को आप महीने में लगा लें, कितना बनता है? नहीं 750 एग्री। आवर्स मल्टीप्लाई बाय 99.9%। 99.9 का मतलब ये होता है कि वो रिलायबिलिटी चेक दे रहा है कि हाँ जी हम पॉइंट परसेंटेज के अंदर कहीं डाउन का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी हाँ, इनके पास तो 1 घंटे का डाउन टाइम आता है। हाँ, आपका क्या सवाल है, दोबारा बोले। इनके पास मैं क्या ये है? कह रहा था कि क्लाउड के ऊपर बेसिकली रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो डाउन टाइम तो नॉर्मली होता नहीं है क्लाउड पे एक्सपेक्टेड। नहीं होता बिल्कुल भी। इसीलिए देखें दुनिया का कोई क्लाउड 100% आपको नहीं बोलता। वो कहते हैं 99 या 99.5। क्यों? आधे परसेंट चांस है, 1% चांस है डाउन टाइम आ सकता है कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए। कोई मेंटेनेंस कर रहे हो तो आ जाए। हमारे पास अभी तक ज़िंदगी में कभी डाउन टाइम नहीं आया 10 साल में। हाँ, AWS का कंसोल बंद हो गया क्योंकि इंटरनेट स्लो हो गया, इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उधर से चल रही है चीज़ें। बीच में क्लाउड फेयर के कुछ प्रॉब्लम हुए थे तो AWS ने अफेक्ट किया था। क्लाउड फेयर के दुनिया भर में आउटेजेस आए थे। तो अगर ये AWS खुद किसी पर डिपेंडेंट है तब तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हार्डवेयर लेवल पे अमूमन प्रॉब्लम नहीं आती इसके ऊपर। रिसोर्स ग्रुप क्यों बनाते हैं? रिसोर्स ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं, ये आपको इजी टू मैनेज और ऑटोमेट टास्क करता है ऑन लार्ज नंबर ऑफ AWS रिसोर्सेज एट वन टाइम। ये मशीन लर्निंग की सर्विस आ गई है कि एनालिटिक्स वगैरह की अथीना की सर्विस है। ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में पहले नंबर पे आता है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को अगर मैं देखूं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर ऑथेंटिकेशन हमारे पास आ जाती है और हमारे पास ऑथराइजेशन आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऑथेंटिकेट भी करेंगे अपने पास से और इसको हम ऑथराइज भी करेंगे। और इसके अंदर हम थर्ड पार्टी जो होते हैं लाइक जिमाल्टो वगैरह वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। थर्ड पार्टी OTP होते हैं ना जो काफी ज्यादा यूज होते हैं ग्लोबली ना, वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसके IDM के एक्सेस मैनेजमेंट के OTP होते हैं जो कि सर्वर्स एस्टेब्लिश होते हैं बैंक्स वगैरह के अंदर ना, तो वो तमाम अपने जो सुपरवाइजरी स्टाफ को जो है ना OTP प्रोवाइड करते हैं ना या ना 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 ना, मैं समझ गया। वो कीज भी आती हैं स्पेशली वो उनकी, जिस डिवाइसेस आती है ना, डिजिटल डिवाइस आती मैं समझ गया, वो जी स्केलर्स की या उसकी सिट्रिक्स की है। डिवाइसेस जोमेटो आती है, थी। जोमेटो की आती है, हाँ, कौन मैं सी समझ गया हूँ। मशहूर है?
नहीं 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 वो नहीं इससे इंटीग्रेट होता है? वो नहीं नहीं वो इसका ताल्लुक इससे नहीं है, वो एक क्योंकि अलग है। आजकल बेसिकली उन्होंने भी सॉफ्ट सर्विस देने शुरू कर दिए हैं, तो सॉफ्ट उनके टिकट्स होते हैं, तो हाँ जो कि आप जनरेट कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपका ये ऑथेंटिकेटर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी अब सॉफ्ट टिकट दे हाँ रहा है। मैं समझ गया हूँ। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब आप IAM का यूज़र बनाते हैं ना, तो ये पूछता है MFA इनेबल करना है नहीं करना। बेस्ट प्रैक्टिस है MFA इनेबल करना है। MFA का आइडिया है किसी को भाई? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या ड्यूल फैक्टर, 2FA जिसे कहते हैं भाई। एक तो पासवर्ड ऐसे डाला और कहते एक हैं। एक की एक के। अब इसके अंदर जो जफर भाई ने सवाल किया बिल्कुल वैलिड और मुझे याद भी आ गया। जब हम यूजर बनाते हैं ना, तो ये पूछता है आपको सॉफ्ट पासवर्ड चाहिए या हार्ड पासवर्ड चाहिए। OTP सॉफ्ट का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट गूगल का ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट का या कोई भी ऑथेंटिकेटर है जिसके अंदर आपने स्कैन किया, वो हर 1 मिनट क्या की बदल रही होगी। दूसरा इसके अंदर आती है यू की करके, UG की या कौन सी आती है, वो भी होता है। आपके पास अगर वो है तो उसको भी सिंक कर देगा, तो आपकी डिवाइस में ना हर 1 मिनट का कोड बदल के आ रहा होगा। तो ये है MFA। ठीक है। IAM हम यूज करते हैं AWS में दाखिल होने के लिए। Amazon Cognito let user add, sign up and access control to your web and mobile apps quickly and easily। Cognito क्या करता है, आपकी AWS की जो एप्लीकेशंस है उनको ऑथेंटिकेट करने के इस्तेमाल होता है। सीक्रेट मैनेजर क्या करता है, मिसाल के तौर पर डॉकर है या कोई सर्वर है, अब उसको कोई की चाहिए आपकी, अब वो की कैसे लेगा, वो की नहीं ले सकता डायरेक्टली, उसके लिए वो क्या करेगा। तो ये फॉर इंक्रिप्शन है, सॉरी क्या कह रहे हैं? ये इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है सिगरेट की। इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है बिल्कुल। लेकिन इंक्रिप्शन के साथ साथ ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज होती है, आपको ऑथेंटिकेट करवाती है ये कि आपका जो वो है एप्लीकेशन है वो किसी गलत हाथों में तो नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, वो चीज़ें करना। गार्ड ड्यूटी पूरे AWS का अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। इंस्पेक्टर वर्नेबिलिटी असेसमेंट के लिए, आपके सर्वर के अंदर कोई वर्नेबिलिटी आ गई है, इंस्पेक्टर उसको दूर करेगा, देखेगा। मैसी मशीन लर्निंग बेस्ड सर्विस है, जो कि है सिक्योरिटी, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सिंगल साइन ऑन SSO पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। सर्टिफिकेट मैनेजर, जहाँ आपके TLS बेस्ड सर्टिफिकेट होते हैं, यहाँ से आप फ्री यूज़ कर सकते हैं इसको। की मैनेजमेंट KMS इंक्रिप्शन टेक्निक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, अगर हमारे पास कोई इंक्रिप्शन वाला पार्ट हो तो उसको कवर करते हैं यहाँ से। क्लाउड HSM हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल HSM, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके ऑफिस में रखी होती है। इसके थ्रू कीज पे पासवर्ड जनरेट होते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत महंगी है, $2 लाख से स्टार्ट होती है, अब शायद सस्ती हो गई हो। डायरेक्टरी सर्विस, इसमें 2 तरह की डायरेक्टरीज होती हैं। एक होती है माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी एज अ मैनेज सर्विस, और दूसरी कौन सी होती है, लिनक्स की, किसी को आइडिया है? लिनक्स की भी एक डायरेक्टरी होती है भाई, एक्टिव डायरेक्टरी की तरह, जो ऑथेंटिकेट करती है। उसका क्या नाम है, किसी को पता है कुछ? एलटैप। नो, किसी को आइडिया है भाई? एलडैप। अरे एलडैप तो प्रोटोकॉल है मेरे भाई, एलडैप नहीं। एलडैप तो एक प्रोटोकॉल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल कहलाता है। सांबा सर्वर, सांबा का नाम सुना हुआ है ना मेरा ख्याल है सबने। तो सांबा इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट में आप यूज़ करोगे भाई तो वो मैनेजर ही यूज़ करेगा, लेकिन अगर आप AWS यूज़ वो क्या नाम है, सिंपल सर्वर यूज़ कर रहे हो, सिंपल एडी जिसे हम कहते हैं, वो सांबा सर्वर माइक्रोसॉफ्ट AWS यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्क स्पेसेस में, आपकी जो डेस्कटॉप सर्विस है ना वर्क स्पेस, उसमें इस्तेमाल होता है। मुझे याद दिलाइएगा, आज मैं 1 से 2 कस्टमर का ना सिनेरियो डिस्कस करूँगा आपके सामने, तो आप लोग की इंकरेजमेंट और मोटिवेशन बढ़ेगी और आप लोग को समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में काम हम किस तरह से कर रहे हैं, ताकि रियल सिनेरियोज जो है ना, इसको मैं दिखाऊं कि हम किस तरह से उसको कस्टमर को दे रहे होते हैं। वेफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के साथ साथ शील्ड है, यही वो शील्ड है जो DDoS प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है और जिसके लिए हम लोग क्लाउडफेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत महंगी है ये तकरीबन $2000 तक की पड़ जाती है आपको, जबकि यही चीज़ क्लाउडफेयर $250 की प्रीमियम दे देगा आपको। आर्टिफैक्ट क्या करता है, सिक्योरिटी की कंप्लाइंस की रिपोर्ट्स बनाता है ये। नेटवर्क फायरवॉल, ये एक ऐसी फायरवॉल है जो कि बेसिकली एक जेनरिक वे के अंदर है और इसको आप अपने VPCs वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ। ये मार्केट प्लेस वगैरह है, बिजनेस एप्लीकेशन है, ये वर्क स्पेस है। ये AWS की वर्क स्पेस है जिसको आप डेस्कटॉप एज ए सर्विस कहते हैं।
इसको आप कंपेयर कर सकते हैं जेन डेस्कटॉप से, ये पूरा जेन डेस्कटॉप है, या माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर वीडीआई, ये वीडीआई है। बट फर्क ये है कि यहाँ पे ये पूल बेस अब देना शुरू कर दिया, पहले डेडिकेटेड देता था, और डेडिकेटेड ही सबसे ज़्यादा कामयाब है। पूल बेस का मतलब है कि जो पहला आएगा उसको एक सर्वर मिल जाएगा, दूसरा आएगा उसको दूसरा मिल जाएगा, ठीक है, डाटा आपका वाइप आउट करता रहेगा ये, जो कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स रिकमेंड नहीं करते पूल बेस। ऐप स्ट्रीम क्या करता है, जिस तरह जेन ऐप थी माइक्रोसॉफ्ट सिट्रिक्स की, माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट ऐप था, जहाँ पे आप ब्राउजर पे डालते थे तो आपके सामने ना कैलकुलेटर आ गया, एमएस वर्ड आ गया, एज ए एप्लीकेशन आपने क्लिक किया स्टार्ट कर दिया, जस्ट कॉल अ सेशन बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ये ऐप स्ट्रीम ये काम करता है। वर्क डॉक अब गालिबन खत्म हो गया, वर्क डॉक ये एमएस ऑफिस के जो डॉक नहीं है उस तरह इस्तेमाल होता था।